बबीता की शादी मानो घर वालों के लिए आफत ही बन चुकी थी। माँ बाप भी बबीता के भूत प्रेत वाले शौक से अब तक तंग आ चुके थे। बबीता की चाह खत्म ही ना होती, कभी एक किताब तो कभी दूसरी। लोग लाइब्रेरी जाते हैं किताबों के लिए, लेकिन बबीता अक्सर कबाड़ी वाले के यहाँ पहुँच जाती। उसे पता है कि आज की नई पीढ़ी इन सब बातों में कम रुचि रखती है, इसलिए सभी अपने घर पड़े किताबों को रद्दी समझ बेच देते हैं। लाइब्रेरी में नहीं, कबाड़ी में तो पक्का किताब मिल ही जाएगी। अपने कमरे में बबीता ने एक लाइब्रेरी बना रखी थी और उसी के साथ साथ एक संग्रहालय। हाँ, यही कहना ठीक होगा। प्लेन चिट, मोमबत्तियाँ, भूतिया पोस्टर, जाने क्या क्या अजीबो गरीब था वहाँ का माहौल। दिन रात पढ़ना, फिल्म देखना, बस यही थी बबीता की जिंदगी। माँ सुचित्रा और बाबा उमेश की चिंता दिनों दिन बढ़ती जाती। बबीता के इन्हीं शौक की वजह से उससे किसी की नहीं बनती। रिश्ते तो आते, मगर बबीता के विचार और शौक सुन सब भाग जाते। कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, बस ऐसा ही कुछ हुआ। रायपुर के वन विभाग के विराट रस्तोगी का रिश्ता बबीता से तय हुआ और शादी भी हो गई। दोनों की जोड़ी एकदम सही। जितना भूत प्रेत की बातें बबीता करती, उतना ही विराट के लिए थी तो सरकारी नौकरी। काम से वापस आने के बाद विराट बबीता के साथ बैठ कुछ अध्ययन करता और नया करने की उत्साह रखता। कभी कभी दोनों बैठ प्लान चिट भी करते, आत्माओं को भी बुलाते। कुछ इसी तरह से जीवन की गाड़ी चल ही रही थी। यूं ही दिन बीतते गए और ट्रांसफर के बाद बबीता अब गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पोलो फॉरेस्ट आ गए। एक छोटा सा कॉटेज इन दोनों के लिए वह जंगल शुरू होने के पहले ही दे दिया गया था। यहाँ लोग जंगल घूमने के लिए आया करते थे। यह जगह ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि हर दिन यहाँ नए नए लोग आते रहते थे। यूँ तो सब ठीक ठाक रहता, मगर जैसे ही कोई परिवार वहाँ आता तो बबीता को अपनी सूनी गोद खलने सी लगती। डॉक्टर को भी दिखाया, शहर शहर घूम कई डॉक्टरों और हकीमों को दिखाया, पर कुछ भी ना हुआ। विराट तो कितनी ही बार गोद लेने की बात करता, पर बबीता ही मना कर देती। उसे माँ बनने का वो एहसास चाहिए था, धीरे धीरे अपने बच्चे से लगाव चाहिए था। दिन रात पूजा पाठ में बीत जाता, जाने कितने ही व्रत वगैरह किया, पर हमेशा ही असफलता हाथ आती। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते गए और 2 वर्ष बीत गए। अपने किताबों की दुनिया में तो वैसे भी दोनों ही खो जाया करते थे। यूं ही एक दिन बबीता के हाथ में एक किताब आई, तंत्रों से भरी नई किताब। सम्मोहन, वशीकरण, भूत प्रेत, जाने क्या क्या था उसमें। पढ़ते पढ़ते बबीता इच्छा शक्ति वाले पृष्ठ पर पहुंच गई। इच्छा शक्ति मतलब अपने कार्य को तंत्र विद्या से सिद्ध करना। कौतूहल ऐसा मचा कि दौड़ गई विराट के पास बताने को। विराट, ये पढ़ो, देखो क्या लिखा है। विराट ने कहा, हाँ ये तो पढ़ा है मैंने, इच्छा शक्ति, मगर हमें क्या करना है? तुम समझ नहीं रहे हो। विराट ने कहा, कहीं तुम्हारा इशारा इस पर तो नहीं? बबीता के पेट पर उंगली दिखाते हुए कहता है विराट। बबीता कहती है, हाँ वही कह रही थी। विराट ने कहा, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। ये सब पढ़ने के लिए ठीक है, खुद पर आजमाने के लिए नहीं। बबीता ने कहा, अरे तो हर्ज ही क्या है विराट? फिर विराट ने कहा, बस कह दिया, नहीं तो नहीं, अब जाओ और जाकर सो जाओ। बबीता और विराट एक दूसरे से नाराज होकर सोने चले जाते हैं। बबीता उसी किताब के साथ लगी रहती है। 2 बजे रात को विराट की नींद खुलती है तो देखता है कि बबीता अभी भी किताब में लगी हुई थी। आंखें घूरते हुए विराट देखता है तो बबीता किताब रख सो जाती है। अगले दिन बबीता कहती है, क्या सोचा तुमने उस बारे में? हर मुमकिन कोशिश तो कर चुके हैं हम तुम, क्यों ना एक बार ये भी करके देख ले। फिर विराट बोला, फिर से शुरू हो गई तुम? देखो मेरी भी इच्छा यही है कि हमारी संतान हो, मगर ऐसे कौन करता है?
कुछ नहीं सुनूंगी मैं। जब तक हाँ न कहोगे पानी भी न पीऊंगी। विराट नाराज होकर अपने काम पर चला जाता है। लौट कर आता है तो देखता है कि बबीता जमीन पर गिरी पड़ी हुई होती है। झट से उसे उठाकर पलंग पर सुलाता है और पानी की छींटें दे उसे होश में लाता है। सुबह से कुछ भी न खाने पीने से बबीता की हालत ऐसी हो गई थी। बबीता को गिलास से पानी पिलाने चलता है तो बबीता इनकार कर देती है। थक हार कर विराट को उसकी बात माननी ही पड़ती है। विराट के मान जाने पर बबीता खुद से ही गिलास का पानी लेकर पी लेती है और खुशी खुशी खाना भी खाती है। विराट ने कहा, क्या करना होगा ये बताओ। बबीता बोलती है, कुछ नहीं, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे होता है। बस कुछ तंत्र के साथ करना होगा। बस सब कुछ अमावस की रात को होगा। और हाँ, पूरे घर में रोशनी ना आने पाए। मुझे भी रोशनी में नहीं जाना है जब तक कि बच्चे का जन्म ना हो जाए। विराट को रोशनी वाली बात कुछ अजीब सी लगती है। तंत्र साधना के अनुसार लिखी सारी सामग्री लाकर एक कमरे में लगा दी जाती है। किताब में लेख के अनुसार तंत्र से हासिल की हुई इच्छा कुछ नकारात्मक परिणाम भी देगी, पर इस पृष्ठ को बबीता ने फाड़ कर हटा दिया था। किताब के बाकी पन्नों को निकाल अपने ही सामने रख देती है। विराट और बबीता दक्षिण की ओर अगल बगल जाते हैं। मोमबत्तियों से एक गोलाकार बनाया जाता है और उसी के बीच में आग जलाकर मंत्रों के साथ कुछ आहुति भी देनी थी। आहुति के बाद सहवास और फिर यही क्रिया अगले अमावस पर। बबीता बहुत खुश थी। विराट बबीता की खुशी में खुश था। अमावस के कुछ दिन पहले ही एक दिन जंगल में एक जंगली जानवर को गिरफ्त में लेने के दौरान विराट बुरी तरह से घायल हो जाता है। हाथ पेड़ों और झाड़ियों के बीच ऐसे फंस जाता है कि निकलने के दौरान पूरी तरह से खूना खून हो जाता है। शाम घर लौटने पर बबीता ऐसी दशा देख घबरा जाती है। बबीता को सिर्फ अमावस वाले दिन की चिंता लगी हुई थी कि सब कैसे होगा, पर विराट उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक होगा। अगले अमावस पर फिर से वही क्रिया दोहराई जाती है। उसी आग में एक सेब रख दी जाती है जिसे बबीता को सहवास से पहले खाना था। आहुति के दौरान आग की तपिश से विराट के हाथों में लगी चोट के घाव फिर से ताजा हो जाते हैं और उनमें से खून रिसने लगता है। आहुति तो घी की होनी थी, पर साथ ही साथ खून की भी हो गई थी। घी से तो नहीं, मगर खून की बूंदें पड़ते ही आग धधक उठी। ठंडी हो जाने पर सेब खाकर सहवास कर दोनों सो जाते हैं। एक सप्ताह बीतने पर बबीता को अपने भीतर कुछ आभास सा होता है। टेस्ट करने पर बबीता गर्भवती दिखती है। बबीता और विराट बहुत ही खुश होते हैं। किताब की लिखी हर बात को नियम पूर्वक करती रहती है। अभी 1 माह ही हुए थे कि बबीता को अपना पेट कुछ बाहर सा दिखने लगा। बबीता खुशी के मारे ये भूल गई थी कि ये सामान्य नहीं है। जब उसने विराट से कहा, विराट देखो मेरा पेट कुछ बाहर सा है ना। विराट ने कहा, इतनी जल्दी कैसे। फिर बबीता ने कहा, वैसे तुमको मैंने नहीं बताया, मगर किताब में लिखा था कि इस तंत्र से इच्छाएं अवधि से पहले पूर्ण हो जाती हैं। शायद इसी कारण बच्चा जल्दी बड़ा हो रहा है। मैं तो बेहद खुश हूँ विराट। विराट ने फिर से कहा, डॉक्टर से तो मिलना होगा। नहीं, ये सब कुछ अब हम दोनों को ही करना होगा। कोई डॉक्टर नहीं, किसी की भी मदद नहीं, यही लिखा था। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इतनी जल्दी इच्छा पूर्ण होना मुमकिन नहीं है। कोई दुष्ट परिणाम ना हो। फिर बबीता बोली, क्या होगा कहो तो। देख रही हूँ जब से माँ बनी हूँ तुम्हें कोई खुशी नहीं है। बड़े बदल से गए हो तुम। बबीता बच्चे के मोह में विराट को कुछ भी कह जाती है। विराट चुपचाप सारी बातें सुनता जाता है। विराट अब घर तो घर अपने दफ्तर में भी परेशान सा रहने लगा था। उसका सहकर्मी दयाशंकर उसे बार बार पूछता, मगर विराट कुछ भी न कहता।
विराट भी कहना चाहता था, मगर बबीता की बातों को याद कर विराट चुप हो जाता। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए, बबीता का गर्भ पूरी तरह से बढ़ता जाता। अब बबीता का गर्भ लगभग 7वें महीने के जैसे हो चुका था। बबीता अब ज्यादा नाराज ही रहती थी। बबीता और विराट बात कर रहे थे। अब बबीता ने कहा, क्या नाम सोच रहे हो विराट? पहले हो तो जाने दो। अब भी तुमको शक है? बबीता ने कहा। फिर विराट ने कहा, नहीं नहीं। बबीता गुस्से से कहती है, दिख रहा है मुझे, आज तक कभी एक बार हाथ तक न रखे हो मेरे पेट पर, छूकर देखे हो कभी? विराट को खुद भी एहसास होता है कि गलती तो कर ही बैठा है। अपने इन विचारों में उसने एक बार भी पिता होने के फर्ज को न निभाया था उसने। फिर विराट ने कहा, सॉरी बबीता। और विराट अपने आप को संभालते हुए बबीता के साथ अच्छी बातें करता है और अपना हाथ बबीता के पेट पर रखता है। उससे भी एहसास होता है कि कुछ अंदर चल फिर रहा है। यह सब देखकर विराट ने कहा, अरे इतनी हलचल, कैसे रहती हो दिन भर? फिर बबीता ने कहा, अरे इन्हीं एहसासों के लिए तो तरस रही थी। अच्छा बबीता, आज इतने दिन हो गए, तुम्हें बाहर जाने का जी नहीं करता? नहीं, क्यों बाहर क्यों जाऊं? विराट ने बात को आगे बढ़ाने की बजाय चुप हो जाना मुनासिब समझा। अपने हाथ को बबीता के पेट से हटाते वक्त उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका हाथ पेट के भीतर से कोई खींच रहा हो। विराट ने झट से हाथ हटाया, पर नजर अब भी बबीता के पेट पर ही थी। हाथ हटाने पर उसे छोटे छोटे हाथों की उभरी हुई आकृति पेट पर दिखी। विराट परेशान था कि अभी 2 महीने हुए हैं और बबीता 7 माह जैसी गर्भवती लग रही थी। 15 दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन विराट ने कहा, सुनो, अपनी माँ को तो बुला लो। बबीता क्रोधित होती है और कहती है, कुछ परेशानी है क्या तुमको? समझ नहीं आता तुम्हें? कोई पाँव नहीं रखेगा इस घर में। इतनी नकारात्मक गतिविधि देख विराट एकदम से चुप हो जाता है। दिन भर दफ्तर के लिए जाना अब मुमकिन न था, क्योंकि अब बबीता को देख समझ आ रहा था कि अब जल्द ही बच्चे का जन्म होने को है। विराट ने दफ्तर में अर्जी दे दी और अब घर पर ही रहता। जरूरत के सारे सामान लाकर घर पर ही रहता। विराट किसी भी हाल में बबीता को कोई भी कष्ट नहीं देना चाहता था। घर पर रहने पर विराट ने देखा कि बबीता की खुराक 2 गुना हो गई थी। खाने बैठने पर उठती ही नहीं जब तक कि रसोई में बना सारा खाना खत्म न हो जाए। यूं ही एक सुबह विराट ने एक आध्यात्मिक गाना बजा दिया। गाने की आवाज कानों में पड़ते ही बबीता एकदम से क्रोधित हो उठती है। बंद करो इसे, मैंने कहा बंद करो अभी के अभी। विराट को समझते देर न लगी कि सब कुछ उल्टा हो चुका है। नकारात्मक ऊर्जा से घिर चुकी है बबीता। अपने किताब को पढ़ते पढ़ते जाने कब उसकी आंख लग जाती है। आधी रात को बबीता अपने पेट को पकड़कर कसमसाने लगती है। बबीता ने विराट से कहा, विराट विराट बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बबीता के पहने हुए कपड़ों पर खून ही खून साफ साफ नजर आ रहे थे। विराट ने कहा, अरे खून कैसा? हे भगवान, डॉक्टर भी नहीं बुला सकता। करूं भी तो क्या करूं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। विराट बाल्टी भर पानी लाकर एक चादर बिछाता है, पास में एक कैंची रखता है। बबीता कराहते हुए कहती है, कुछ ना होगा, बस तुम रहो। विराट बबीता को चादर पर लेटा देता है। बबीता की चीखें पूरे घर में गूंज रही होती हैं। काफी जोर लगाने के बाद बच्चे का मुंह बाहर आता है। बच्चा खून से लिपटा होने के कारण विराट को समझ नहीं आता है। बच्चे को एक कपड़े से साफ करने के बाद विराट के होश उड़ जाते हैं। बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, एक शैतान जैसा पैदा होता है। हाथों की कलाइयों से 2 हाथ निकले होते हैं। नाखून पहले से ही बड़े बड़े, आंखें खूनी लाल और मुंह में पहले से ही दांत थे। बबीता ने कहा, कैसा है बच्चा?
देखा आपने, बताइए। हाँ, लड़का है मगर क्या विराट? विराट ने कहा, बच्चा इंसानी नहीं शैतानी ताकत से हुआ है। बच्चा सामान्य नहीं है। बबीता उठते हुए अपने बच्चे को विराट के हाथों से ले लेती है। विराट बच्चे को देखकर पीछे हट जाता है। बबीता की आंखों पर मानो मोह का पर्दा आ जाता है। उसे गलत कुछ दिख ही नहीं रहा था। बबीता अपने बच्चे को देख हंसती है और अपनी उंगली का एक छोर अपने दांतों से काट लेती है। उंगलियों से खून रिसने लगता है। उसे लेकर विराट की ओर देखते हुए बच्चे के मुंह में डाल देती है। बच्चे की नज़र और बबीता की आंखें दोनों ही विराट को घूरती हैं। विराट ये नज़ारा देखकर बेहद डर जाता है और पीछे हट जाता है। विराट ने कभी सपने में भी न सोचा था कि अंजाम ऐसा होगा। कुछ पल के बाद ही बबीता उठती है और कहती है, मेरा बच्चा भूखा है, उसे और खून चाहिए विराट। बबीता को ऐसे हाल में देख विराट घर के भीतर भागता है। उसके पीछे पीछे बबीता भी आ जाती है। विराट भागते हुए किचन के कोने में आ जाता है। बबीता और बच्चे की आंखों से साफ जाहिर होता है कि दोनों ही विराट के खून के प्यासे हैं। विराट हाथों में चाकू उठा लेता है। तभी उसकी नज़र पास में रखे केरोसिन के गैलन पर पड़ती है। माचिस और गैलन उठा विराट घर के बाहर की ओर भागता है, मगर बिखरे खून पर उसका पांव पड़ते ही वो गिर जाता है। विराट उठकर देखता है कि बबीता उसकी तरफ ही बढ़ रही है। विराट खुद को इतना लाचार महसूस करता है कि डर के मारे गैलन का तेल बबीता और बच्चे पर छिड़क देता है। तभी बबीता ने कहा, विराट, भूख से तड़प रहा है मेरा बच्चा। बाप होना उसके खून ही मांग रहा है बेचारा। इतना बोलते हुए बबीता आगे बढ़ने लगती है। विराट का डर बढ़ते बढ़ते हद पार कर जाता है। माचिस की एक तीली जला बिना सोचे समझे बबीता की ओर फेंक देता है और घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर बाहर निकल जाता है। बबीता की चीख से पूरा घर भर जाता है। आग पूरे घर को अपने गिरफ्त में ले लेती है। कुछ देर बाद विराट जब दरवाजा खोलता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। सुबह तक विराट वही अपने सर पर हाथ रखे बैठा रहता है। सुबह होने के बाद वहां गांव वालों की भीड़ आ जाती है और दयाशंकर भी। दयाशंकर ने कहा, ये क्या है साहब? फिर विराट ने कहा, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। दया, सब कुछ खत्म हो गया। विराट खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। अपनी जुबान को बंद रख इस मौत को राज ही रहने देता है।